अब हम स्टार्ट करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का स्टेप्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने 2 स्टेप्स देख लिया था। अब इसमें से थर्ड स्टेप से हम लोग स्टार्ट करेंगे। थर्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। If fertile land is rich of nutrient that required of plant growth, that seed are sown in field that absorb minerals and nutrients for the soil. यानी कि सिलेक्शन ऑफ फूड सिलेक्शन ऑफ सीड, मिट्टी को तैयार करना, ये सब हो गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको हम नॉर्मल सी भाषा में खरपतवार यानी कि घास बोलेंगे, जो हम लोगों के यूज़ में नहीं आता है और अनजाने में ये हमारे क्रॉप के बीच में ही उग जाता है, जो हमारे क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं होता है, हानिकारक होता है। तो इसी वजह से इसको हटाने के लिए, है ना, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। और बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो कि हमारे फसल में लग जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए भी मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस। अब इसमें से मैन्योर्स और फर्टिलाइजर ये अलग अलग चीज़ है। मैन्योर्स में क्या आ जाएंगे? मैन्योर्स दैट मीन्स कि जैविक खाद, है ना, जैविक खाद जैसे कि हम गोबर, सड़े गले कोई अपशिष्ट पदार्थ, ये सब हो गया तुम्हारा मैन्योर्स में। और फर्टिलाइजर, तो ये फर्टिलाइजर है वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि रिच पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होती हैं। ये फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। द मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर NPK, दैट मीन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। Chemical fertilizers are easily soluble in water and easy to store. The handle therefore are very popular with farmer. ठीक है, तो आजकल के अगर फार्मर की बात करें, किसान की बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट और ये सबसे ज़्यादा ये लोग पसंद करते हैं फर्टिलाइजर को ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ईजिली स्टोर हो जाता है और ये जल में बहुत जल्दी ईजिली सॉल्युबल होता है। क्लियर? अब हम आते हैं वाटरिंग ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट में सिंचाई करना। सिंचाई तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड ट्रीज। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड ऑफ रूट एंड एनिमल्स। वाटर हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट टू वेरियस पार्ट ऑफ द रूट प्लांट्स कंटेंट approximately 90% water. Water is also essential for germination of seed, यानी कि सीड के जर्मिनेशन में हो या फिर फोटोसिंथेसिस हो, प्लांट जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको प्लांट के अलग अलग भागों में पहुंचाना हो, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा ये वाटर है जो किसी भी प्लांट में 90% तक रहता है। ठीक है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप आर डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड irrigation. Even rainfall is one of the major natural source of water, but it is not certain. That's why regular supply of water essential for growth of plants. यानी कि अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो बरसात, बारिश होना, यही है जो वाटर का सबसे बड़ा सोर्स है। लेकिन सर्टेन टाइम, बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि पानी ना आए, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैंडपम्प हो गया। हैंडपम्प बहुत सारे रेयर केसों में हैंडपम्प करते हैं क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। तो मशीनों के माध्यम से, पाइप के माध्यम से हम जलाशय से, नदी से, तालाब से इसको खींचते हैं और अपने खेतों तक, अपनी फसल तक पहुंचाते हैं। अब हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट में आते हैं, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स का मतलब है कि अनडिजायरेबल प्लांट, यानी कि अनचाहा पौधा, जिसको हम चाहते नहीं हैं, जिसको हम उगाना नहीं चाहते, वो चीज़ उग जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं वीड्स। वीड्स जनरली स्टार्ट ग्रोइंग एट द इरिगेशन स्टेज। समटाइम्स सीड ऑफ वीक मे बी मिक्सड अप विद द डिजायरेबल सीड व्हाइल सोइंग। मतलब कभी कभी ये भी होता है कि सीड में कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो मिल जाते हैं, जो हमारे फल में, हमारे खेत में ग्रो करने लगते हैं। तो ज़रूरी है कि हम
जो वीड्स है उसको प्रोटेक्ट करे हमारे क्रॉप को। तो weed may be removed manually by either uprooting them or cutting them with the help of a trowel and harrow. Manual weeding is time consuming method। ठीक है, कभी हम क्या करते हैं कि उसको उखाड़ लेते हैं, उखाड़ देते हैं, या तो काट देते हैं या उखाड़ देते हैं। therefore vegetable are used to control weeds। फिर क्या है, उसमें केमिकल चीज़ यूज करते हैं। केमिकल आर sprayed in the field to kill the weeds। they do not damage the crop। the vegetables are difficult the vegetables are delicate with the water। if the chemical are sprayed in excess they may be enter the food chain। ठीक है, यानी कि हम जो वीट के सुरक्षा के लिए हम कीटनाशक का यूज़ करते हैं उसको ज़्यादा मात्रा में भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम लगेगा कि हाँ क्रॉप ठीक हो रहा है, सुधर रहा है, वीट्स ख़त्म हो गए, लेकिन क्या होता है हमारे जो फूड चैन है उसमें इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ये अब आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये फूड चैन क्या है। तो फूड चैन का मतलब है, एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। ठीक है, एक कीट है, बहुत सारे कीट हैं, उसके बाद मेंढक है, मेंढक के बाद सांप है, सांप के बाद गरुड़ है। ठीक है, कीट है, कीट पतंग को कौन खाया, मेंढक, मेंढक को कौन खाया, सांप, और सांप को कौन खाया, गरुड़। यानी कि हमारे जितने भी इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब कि एक दूसरे पर निर्भर है फूड चैन के माध्यम से। ठीक है, अगर कीट पतंग ही ना रहे तो मेंढक क्या खाएगा। अब मेंढक ही नहीं है तो सांप मर जाएगा, सांप नहीं है तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल अगर हम गरुड़ दिए हैं जो कि सांप को खाता है, अब वो कैसे जिएगा। अब मान लीजिए कीट पतंग में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो उसको इफेक्ट करेगा, तो वो मेंढक को भी इफेक्ट करेगा, फिर मेंढक को सांप इफेक्ट करेगा, सांप को गरुड़ इफेक्ट करेगा। यानी कि फूड चैन में ये इफेक्ट हो सकता है, हार्मफुल इफेक्ट डाल सकता है। इसके लिए हमको फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, लेकिन लिमिट मात्रा में। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट स्टेप, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट बोल सकते हैं, हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर में मैन्यूरिंग इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कि जब हमारा प्लांट मेच्योर हो जाता है आफ्टर मैन्यूरिंग, जितने भी क्रॉप है उसको हम हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि काट लेते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग पीरियड डिफर फ्रॉम crop to crop। what is harvested during the period between November to April। रबी क्रॉप आर हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन जून एंड सितंबर। कहने का मतलब है कि पहले हम बता चुके हैं कि रबी फसल और खरीफ फसल दो तरह के फसल होते हैं। तो रबी फसल को लगभग अप्रैल में काटेंगे और फिर खरीफ फसल है जिसको सितंबर में। ठीक है, हार्वेस्टिंग ऑफ कैरल्स क्रॉप इज डन either मैनुअली विद द हेल्प ऑफ सिकल और विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर अटैच टू ए ट्रैक्टर। मतलब कि हार्वेस्टिंग के लिए हम बहुत सारे मशीन का भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिकल, जिसको ग्रामीण भाषा में हसुआ बोलते हैं, और फिर बहुत सारे मशीन हैं जो इसमें यूज़ में लाया जाता है, जैसे कि हार्वेस्टर। ये हार्वेस्टर कैसे रहते हैं, ये ट्रैक्टर में अटैच रहते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन हैव टू सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, अब क्या है कि अनाज हम उगाने के बाद उसको हार्वेस्ट भी किए। अब उसमें से जो, जैसे कि धान है, धान को तो हम कट किए तो उसके स्टेम से, लेकिन उसके जो फल है, जैसे धान के जो दाने हैं, उसको अलग करने के लिए भी एक मशीन का यूज होता है, और इस मशीन को हम बोलेंगे थ्रेसिंग। तो अब ये हो गया। उसके बाद फिर हम आते हैं स्टोरेज में। सेफ स्टोरेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क since moisturizer, microbes growth and insect rate also waste for food grain. The fresh crop has more moisturizer if freshly harvested grain are stored without
ड्राइंग, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी फसल है, अगर उसको हम ड्राई नहीं रखेंगे, सूखा नहीं रखेंगे, अगर उसमें हम अगर किसी तरह से उसमें मॉइस्चराइजर आ गया, मॉइस्ट हो गया, तो क्या होगा, वो फसल को खराब कर देगा, जिसमें बहुत सारे माइक्रोब्स हैं वो पनपने लगेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है कि हम स्टोरेज अच्छे से करें और इसको मतलब मोइस्ट ना करें, और फिर अच्छे से स्टोर करें, और रैट्स है, बहुत सारे इंसेक्ट है, उससे दूर रखें। अब है the prevent the attack by insect, pest, bacteria and fungus. Farmer store gain in jute bag of um, metallic bins. यानी कि ऐसे हम अच्छे से रखें स्टोर करके, लेकिन भी कभी कभी ऐसा सिचुएशन है जिसमें इंसेक्ट है, पेस्ट है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वो अटैक कर लेता है। तो इसमें इसके लिए हम क्या करें, उसको जूट के बैग में या फिर मेटालिक बिन्स में इसको हम रख सकते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइंग ऑफ सीड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो यही है जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सो गाइस, थैंक यू।